नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। त्योहारों के मौसम में दिवाली के बाद अब बारी महापर्व छठ की है। दिल्ली में छठ की तैयारी जोर शोर से चल रही है। ऐसे में हमारी जो सबसे पहली गुड न्यूज है वो है दिल्ली में इस बार छठ से पहले यमुना की सफाई। देखिए, छठ महापर्व के लिए यमुना के घाटों पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। श्रद्धालुओं को सूर्यदेव को अर्घ्य देने में किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से खास तैयारी की जा रही है। यमुना के किनारे अस्थायी घाटों के साथ साथ श्रद्धालु यमुना के जल में भी सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कर सकें, इसके लिए दिल्ली सरकार जुटी हुई है। आईटीओ घाट पर अस्थायी घाट के साथ यमुना के किनारे वाले जो घाट हैं वहां भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। घाट को समतल करने के लिए जेसीबी मशीनें लगातार चल रही हैं। आईटीओ घाट पर घाटों की तैयारी का जायजा लिया हमारी संवाददाता मनीषा लड्डा ने। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के आईटीओ यमुना घाट पर और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियां जो है छठ को लेकर यहां पर चल रही है। बेहद ही कम समय बचा है, 1 हफ्ते से कम का समय है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे घाट की तस्वीर अब आपको बदलती हुई नजर आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से घाट की जो दीवारें हैं उसको रंगा जा रहा है। भगवा रंग आपको जो है यहाँ की हर एक दीवार में आपको नजर आएगा। साथ ही साथ वेदियां जो होती है, वेदियां जो है छठ मैया की पूजा के लिए करी लगाई जाती है, वो यहाँ पर बनना शुरू हो गई और करीब 100 से ज्यादा इसी तरीके की वेदी जो है वो यहाँ पर नजर आएगी ताकि सभी श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आकर पूजा कर सके। आप देख सकते हैं कि आपको हर तरफ तो पहले ये जेसीबी की मशीन आपको जो है वो नजर आएगी जो यहाँ पर दिन रात सफाई का काम कर रही है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं जिस पे ये जेसीबी मशीन आपको चलती हुई दिख रही है, ये पूरा इसको जो है सही किया जा रहा है। रेत डाली गई है ताकि इसको एक फ्लैट सरफेस जो है वो बनाकर इसके ऊपर कारपेट जो है वो बिछाए जा सके ताकि किसी तरीके से जितने भी श्रद्धालु जो है वो यहाँ छठ पर्व को मनाने आएंगे उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो लगातार जेसीबी मशीन जो है वो अपना काम कर रही है, सफाइयाँ जो है वो लगातार चल रही है और यमुना की तस्वीर भी अब बदलती हुई नजर आ रही है। छठ पर्व पर रेलवे स्टेशनों पर उन यात्रियों की भीड़ उमड़ती है जो कि इस त्यौहार के दौरान अपने घर लौटना चाहते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। लिहाजा रेलवे ने इस बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए खास इंतजाम किए हैं। हमारी दूसरी जो गुड न्यूज़ है वो यही है और रेलवे स्टेशनों पर भीड़ में नहीं भटकेंगे यात्री। लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ को संभालने के लिए होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। इस एरिया में यात्री न केवल अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं बल्कि वो उसी जगह से अपनी यात्रा के लिए अपनी टिकट भी बुक कर सकते हैं। हंसते रहिए सर, चलते रहिए। अब अभी छठूदा अच्छी खुशी ना मनाइए सर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर से भीड़ उमड़ने लगी है। यहाँ बड़ी संख्या में उन यात्रियों का पहुंचना शुरू हो गया है जो छठ महापर्व के लिए घर लौटना चाहते हैं। ऐसे में रेलवे ने इस बार यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा दोनों का ख्याल रखते हुए खास इंतजाम किए हैं। हर साल दिवाली और छठ में अपने अपने घरों को जाने के लिए लाखों की संख्या में यात्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन के लिए इस बार रेलवे ने खास तैयारी की है। पहली बार स्टेशन पर 6000 स्क्वायर मीटर का एक होल्डिंग एरिया बनाया गया है जहां बिना रिजर्वेशन वाले हजारों यात्री एक साथ ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। 6000 स्क्वायर मीटर में बना हुआ होल्डिंग एरिया है जो विशेष रूप से अनरिजर्व क्लास के पैसेंजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पे 3 जोन्स हैं। पहला है प्री टिकटिंग जोन जहाँ हम खड़े हैं। यहाँ पे कुछ विशेष सुविधाएं जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है हमारा सहायता केंद्र। यहाँ पे रेल सेवक हैं, तैनात हैं। होल्डिंग एरिया सभी मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित है। यहाँ न केवल यात्रियों को उनके ट्रेन की पूरी अपडेटेड जानकारी मिलती है बल्कि वो इसी एरिया में अपनी टिकट भी खरीद सकते हैं। इसके लिए रेलवे ने इस एरिया में 40 से ज्यादा टिकट काउंटर खोले हैं। 40 से ज़्यादा काउंटर बनाए गए हैं, परमानेंट और टेम्परेरी मिला के। परमानेंट 20 काउंटर हैं और 21 के आसपास काउंटर टेम्परेरी हैं।
देखिए वो इंडस्ट्रियल आरओ लगा हुआ है शुद्ध पीने का पानी देने के लिए। बगल में टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, टॉयलेट ब्लॉक्स 40 लेडी टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, लगभग 20 जेंट्स टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, 100 से ज़्यादा यूरिनल ब्लॉक्स हैं, एक दिव्यांगजन टॉयलेट है। और आप देख सकते हैं सफाई वहाँ पे राउंड द क्लॉक हो रही है ताकि अच्छी हाइजीन हम प्रोवाइड कर सकें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए कई खास इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन के होल्डिंग एरिया में 100 से ज्यादा QR कोड लगाए गए हैं जिससे लोग डिजिटली ट्रेन के टिकट्स बुक कर सकें। 50 से ज्यादा ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई हैं। 40 से ज्यादा टिकट काउंटर बनाए गए हैं। होल्डिंग एरिया में मेडिकल इमरजेंसी के लिए डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम तैनात की गई है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए RPF जवानों को खास ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा महिलाओं के लिए महिला जवानों की अलग से तैनाती की गई है। इस तरीके के चार्जिंग पॉइंट्स जो है प्लेटफॉर्म में मिलते हैं, लेकिन इन्होंने होल्डिंग एरिया पर भी जो ये सुविधा दी है ताकि लोग अपने फोन को, अपनी चीजों को चार्ज कर सके। साथ ही साथ ये QR कोड, अगर किसी को टिकट्स बुक करना है तो वो इस QR कोड के सहायता से भी अपनी टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं। तो टिकट बुक करने के यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, चाहे फिर वो QR कोड की बात की जाए, चाहे फिर वो ये ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन है इसकी बात की जाए, या फिर आपके परमानेंट और टेम्पररी टिकट काउंटर्स है वो बनाए जाए। और जगह इतनी बड़ी इसलिए ही बनाई गई है क्योंकि यात्री जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर पहुँचते हैं अपने अपने घरों की ओर रवाना करने के लिए। रेलवे ने सुरक्षा की दृष्टि से एक और पहल करते हुए दिशा के आधार पर प्लेटफॉर्म्स का विभाजन किया है, जिससे एक दिशा की ओर जाने वालों को एक ही जगह से आने और जाने की सुविधा मिल सके। और इस बार हमने सेग्रीगेशन किया है अपने सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर, रिजर्व अनरिजर्व क्लास का सेग्रीगेशन, डायरेक्शन वाइज सेग्रीगेशन। जैसे अब नई दिल्ली की बात करूं तो बिहार साइड या ईस्ट सेक्टर साइड जाने वाली ट्रेन्स को जहां तक संभव हो सकता है हम लोग 16, 15 और 14 प्लेटफॉर्म से चला रहे हैं ताकि लोगों को सीढ़ियों का, फुट ओवर ब्रिज का या एस्केलेटर का कम से कम प्रयोग करना पड़े। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रेलवे करीब 4800 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने जा रही है, लेकिन इसके बाद भी सफर करने वाले यात्रियों की संख्या ज्यादा रही तो रेलवे ऑन डिमांड ट्रेनों के संचालन के लिए भी तैयार है। मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं मथुरा नगरी, जहां पर आज गोवर्धन पूजा का भव्य आयोजन किया गया। हालांकि देश भर में कल गोवर्धन पूजा हो रही है। मथुरा में वैष्णव संप्रदाय के भक्त पूर्ण श्रद्धा के साथ आज इस उत्सव को धूमधाम से मना रहे हैं। ऐसे में आज हमारी जो तीसरी गुड न्यूज है वो यही है, गोवर्धन पूजा पर समृद्धि का वरदान। आपको बता दें, गोवर्धन के दिन भगवान कृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत की भी पूजा की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि इंद्र के क्रोध से भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। ब्रज मंडल में गोवर्धन पूजा का उत्साह। मथुरा में वैष्णव संप्रदाय ने बनाया गोवर्धन पर्व। द्वारकाधीश को अन्नकूट का भोग किया अर्पित। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा का उत्साह आज ही धूमधाम से मनाया गया है। ब्रज मंडल में गोवर्धन पूजा का अपना अलग विशेष महत्व है। दीपावली पर्व के बाद श्री द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा की अलौकिक छटा देखते ही बनी। स्पेशली गोवर्धन पूजा के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और ये इस पूजा में हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा संदेश रहता है, जिसमें एक प्रेम की व्याख्या की गई है। उस गोवर्धन पूजा के लिए अगर स्वयं हम लोग कृष्ण जी के दरबार में खड़े हो तो इससे अच्छी अनुभूति कुछ नहीं हो सकती। द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ की गई और उसके बाद भजन कीर्तन हुआ, जिसमें मंदिर पहुंचे भक्तों ने आनंद की अनुभूति की। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, उधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गोवर्धन गिरधारी लाल की जय।
गोवर्धन पूजा के इस महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उमड़ पड़े। ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और तभी से ब्रज मंडल में गोवर्धन पूजा धूमधाम से की जाती है। पूजा भगवान कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के अभिमान का दमन किया गया, इसलिए पूरे ब्रजमंडल में घर घर गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम होता है। सनातन धर्म के त्योहारों में प्रकृति की पूजा का भी प्रचलन रहा है। अनंत काल से ही चली आ रही परंपराओं के मुताबिक त्योहारों में भगवान स्वरूपी प्रकृति की ही पूजा की जाती रही है। गोवर्धन पूजा में भी प्रकृति पूजा का संदेश छिपा है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई थी। अगर पूरे ब्रज की बात करें तो ब्रज मंडल में अन्नकूट जो है, गोवर्धन पूजा जो है बड़े उत्सव और उमंग के साथ मनाई जाती है। पूरे ब्रज की अगर बात करें तो हर घर में ब्रजवासी के यहाँ, क्योंकि गोवर्धन तो गोबर प्लस धन, तो गोबर के गोवर्धन नाथ बनाए जाते हैं घर घर में। चाहे चौराहा हो, चाहे चौक हो, सब जगह उनकी पूजा होती है। और जहाँ कुछ लोग सामूहिक पूजा भी करते हैं इसकी, तो सामूहिक पूजा में लोग एक जगह एकत्रित होते हैं। वहाँ गोवर्धन नाथ जी का बड़ा सा जमीन पर गोबर का गोवर्धन बनाया जाता है, उसके बाद उसकी पूजा होती है। इस दिन घर में मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। गाय के गोबर से इसलिए क्योंकि पुराणों में इसे पवित्र माना जाता है। ग्रंथों में भी बताया गया है कि गाय के गोबर में भी लक्ष्मी का निवास होता है, इसीलिए सुख और समृद्धि के लिए गोवर्धन पूजा करने की परंपरा रही है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात के एकता नगर, जहां पर धूमधाम से एकता प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। यहां हर सड़क, हर इलाका रोशनी में नहाया है। एकता नगर की ये रोशनी सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि दिलों को रोशन कर रही है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज़ है वो यही है, एकता प्रकाश पर्व पर रोशन स्टैचू ऑफ यूनिटी। राष्ट्रीय एकता दिवस और दीपोत्सव के मौके पर शुरू हुए इस एकता प्रकाश पर्व के जरिए एकता का संदेश दिया जा रहा है। इस मौके पर स्टैचू ऑफ यूनिटी की मनमोहक सजावट की गई है, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स, दीवारों पर तितलियों का खूबसूरत संसार। ये खूबसूरत तस्वीरें नर्मदा के तट पर बसी एकता की धरती एकता नगर की हैं। यहाँ सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी परिसर और एकता नगर में अद्भुत उत्सव एकता प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व का उद्देश्य केवल रोशनी बिखेरना नहीं है, बल्कि हर किरण के साथ एक संदेश देना भी है कि भारत की विविधता में ही उसकी एकता बसती है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब संस्कृति और देशभक्ति का संगम होता है तो हर कोना जगमगाता है, हर चेहरा खुशी से खिलखिलाता है। यहाँ पे LED लाइट से रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई है। साथ में जो सैलानी आते हैं इनके लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे उनके लिए दीपोत्सव की जो सुविधा की गई, तो उसमें यहाँ पे भगवान का मंदिर है, साथ में अलग अलग लाइटिंग भी है। बड़ी संख्या में यहाँ पे सैलानी आते हैं। एकता नगर में एकता द्वार से लेकर स्टैचू ऑफ यूनिटी तक हर सड़क, हर पेड़, हर इमारत पर लाइटिंग की ऐसी चमक कि मानो हर कोना खुशियां मना रहा है। ये इलाका करीब 7 किलोमीटर तक फैला है। इस उत्सव में 4 चांद लगा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर और इसरो की थीम वाले सेल्फी पॉइंट्स और फोटो बूथ्स, जो युवाओं और बच्चों के बीच खास आकर्षण बने हुए हैं।
हम अंकलेश्वर से आए हैं और यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सब लाइटिंग और ये म्यूजिक वगैरह देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरी जो थीम है वो रिलीजियन पे है, वो जो हिंदू धर्म को प्रतिकृत करती है, तो यहाँ पे वो सब देखने का बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और ये रिलीजियन के बेस पे जो थीम की है तो उसमें यंत्र वगैरह सब कुछ लिया गया है। लोगों की सुरक्षा का खास ख्याल रखने की व्यवस्था की गई है। फूलों की घाटी से मुख्य सड़क तक 140 मीटर लंबे पैदल मार्ग को 7 अलग अलग हिस्सों में थीम बेस्ड ग्लो टनल में तब्दील किया गया है, जिसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी, जंगल सफारी, कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, उत्तर वाहिनी, नर्मदा परिक्रमा, विभिन्न धार्मिक स्थल और अंतरिक्ष जैसी थीम देखने को मिल रही है। एकता नगर गुजरात में 17 अक्टूबर से 15 फरवरी तक एकता प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया है। इसमें भारत के विविध सांस्कृतिक प्रतीकों को सौंदर्यमय लाइटिंग द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये पूरा 20 जोन में विभाजित किया गया है और अलग अलग प्रतीकों को लाइटिंग के द्वारा दर्शाया गया है। पूरी व्यवस्था प्रवासियों के लिए फ्री है। यहाँ एकता नगर में आने के बाद यहाँ इलेक्ट्रिक बस भी है, वो यहाँ एकता प्रकाश पर्व की ओर ले जाएगी। जाहिर है, स्टैचू ऑफ यूनिटी से उठती ये रोशनी सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश की पहचान है। यहाँ हर दीप, हर रंग और हर किरण एक ही संदेश दे रहा है। एकता ही भारत की असली शक्ति है। गुजरात के नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश भर में दिवाली पटाखे फोड़कर मनाई जाती है, लेकिन अमरेली के सावरकुंडला शहर में दिवाली की रात को एक पारंपरिक युद्ध होता है जिसे इंगोरिया युद्ध कहा जाता है। इंगोरिया युद्ध खेलने की परंपरा करीब 150 साल पुरानी है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है सदियों पुरानी परंपरा इंगोरिया युद्ध का रोमांच। देखिए, गुजरात के अमरेली में हर दिवाली की रात एक खास परंपरा का आयोजन होता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इसको इंगोरिया युद्ध कहा जाता है। इंगोरिया युद्ध के दौरान एक दूसरे पर जलते हुए पटाखे फेंकने की परंपरा है, लेकिन ये पटाखे आम पटाखे नहीं बल्कि खास तरह के पटाखे होते हैं। दरअसल इंगोरिया विशेष रूप से तैयार किए गए ऐसे पटाखे होते हैं जिसे दिवाली से 1 महीने पहले से कारीगर बनाना शुरू कर देते हैं। इसे इंगोरिया नाम के पेड़ की छाल को सुखाकर बनाया जाता है, इसलिए स्थानीय लोग इस पटाखे को हर्बल पटाखा भी कहते हैं। इस त्योहार का इतिहास सदियों पुराना है। अमरेली में सावर और कुंडला गांव के बीच नावली नदी है। इसी नदी के किनारे इस खेल की शुरुआत करीब 150 साल पहले हुई थी। इसके बाद हर साल दिवाली की रात गांव वाले इस खेल को पूरे उत्साह के साथ खेलते हैं। इंगोरिया की रमत 200 साल से करीब खेली जा रही है और बीच में नावली नदी जो निकलती थी उस नदी में दोनों सामने सामने इंगोरिया खेलते थे। और ये इंगोरिया की रमत यहाँ के वर्ल्ड वाइड मशहूर है। यहाँ पे सब लोग इकट्ठा होकर इंगोरिया की रमत खेलते हैं और जान हानि भी नहीं होती है। आप मेरे पीछे देख रहे हो, इंगोरिया खेलने के लिए पूरे भारत में सावरकुंडला और सावरकुंडला के बाहर के लोग बहुत ज्यादा इधर आते हैं। गर्व है कि यहाँ से जो भाईचारा का संदेश है पूरे दुनिया में जा रहा है, न केवल अपने देश में। यहाँ की मशहूर जो खेल है वो इंगोरिया का खेल। आज आप ये दृश्य देख रहे हैं कि हजारों लोग यहाँ इंगोरिया का खेल खेल के अपनी भावनाएं प्रकट कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से गंभीर वायु प्रदूषण का संकट मंडराने लगा है, लेकिन इस बार सरकार इस संकट से निपटने के लिए खास इंतजाम करने जा रही है। ऐसे में हमारी जो छठी गुड न्यूज है वो है प्रदूषण मिटाने के लिए दिल्ली में सरकारी बारिश। जी हां, इस बार सरकार दिल्ली एनसीआर में कृत्रिम बारिश करवा सकती है। इंतजार केवल मौसम विभाग से हरी झंडी मिलने का है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गया है। दिवाली के बाद अगर बात की जाए तो देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह के वक्त जो प्रदूषण का लेवल था PM 2.5 वो 347 दर्ज किया गया। दिल्ली सरकार की अगर माने तो प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सरकार की तैयारियां जो है वो पूरी हैं। जो हाई राइज बिल्डिंग है उन तमाम बिल्डिंगों पर जो स्प्रिंकलिंग करने के लिए जो स्मोक गन्स हैं उनको जो है वो लगाने की हिदायत जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है। इसके साथ साथ सरकार की माने तो सरकार ने ये कहा था कि अगर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो वो क्लाउड सीडिंग जो है वो कराएंगे, जिसको लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। इंडियन जो
मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, यानी कि जब तक उसकी तरफ से परमिशन नहीं मिलती कि जब तक दिल्ली और आसपास के हिस्सों के अंदर क्लाउड नहीं बन जाते तब तक क्लाउड सीडिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। लेकिन अगले कुछ दिनों के अंदर 1 से 2 दिन में, यानी 24 से लेकर 26 के बीच जो मेडिकल डिपार्टमेंट, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से ये कहा गया है कि दिल्ली के आसपास के हिस्सों के अंदर और ख़ास करके दिल्ली के उन इलाकों में जहाँ पर प्रदूषण का स्तर तेज़ी के साथ बढ़ता है, चाहे वो आनंद विहार हो, बवाना हो, इन इलाकों के अंदर अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है और वहाँ पर अगर क्लाउड बनते हैं तो क्लाउड जो सीडिंग है वो की जाएगी। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले का एक छोटा सा गांव पंजात, जो अपनी खूबसूरती और झरनों के लिए मशहूर है, अब एक और मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ के लोगों ने मिलकर खुद अपने गांव की सफाई का जिम्मा उठाया है। ऐसे में हमारी जो 7वीं और आखिरी जो गुड न्यूज़ है वो यही है, अनंतनाग के गांव का सेल्फ हेल्प सफाई अभियान। अनंतनाग के छोटे से गांव ने साबित कर दिया है कि बदलाव के लिए दूसरों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद का प्रयास भी बदलाव ला सकता है। कश्मीर की वादियों में बसा पंजात गांव, जहां सैकड़ों झरने बहते हैं और अब यहां एक नई सोच की धारा बह रही है। ये नई सोच है स्वच्छता की, जिम्मेदारी की, आत्मनिर्भरता की। अनंतनाग के पंजात गांव में स्थानीय लोगों ने साफ सफाई के लिए सरकार का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद ही सफाई की मुहिम शुरू कर दी। उन्होंने खुद अपने हाथों में झाड़ू उठाई और सफाई के पर्व में हिस्सा लिया। इस मुहिम के लिए सबसे पहले गांव के लोगों ने मिलकर एक वाहन लिया और लाउड स्पीकर लिया, ताकि हर गली, हर नुक्कड़ पर एक ही संदेश गूंजे, अपना गांव साफ रखे, उसे सुंदर बनाए। सफाई से इंसान इंसान है, गलीज और गंदा तो हैवान है। अगर इस्लामी नुक्ते निगाह से हम देखेंगे, सफाई तो निस्फ ईमान है। नौजवानों ने ज़ाती तौर इसमें ये हिस्सा लिया है। हमारी गुजारिश है, हमें नज़दीक है टाउन एरिया कमेटी काजीकुंड, जो 1 किलोमीटर के फासले पर यहाँ वाक़ा है, वो भी इसमें अपना हिस्सा डाले और उम्मीद रखते हैं कि वो भी बीच में इसमें हिस्सा डाले, ताकि कूड़ा करकट किसी महफूज जगह ले जाए। पंजात के झरने सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की पहचान है, उनकी आस्था है और अब इस इलाके को खूबसूरत और साफ रखना उनकी जिम्मेदारी बन गई है, जिसका हिस्सा बनने के लिए गांव के युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक सभी साथ आ रहे हैं। पहले अपनी तरफ, अपने गाँवों की तरफ, यहाँ जो NGOs है, पांजा डेवलपमेंट फोरम है, मरकजी औकाफ कमेटी है, जियारत कमेटी, इन सब की तरफ से मैं इस ग्रुप को, इस वफद को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव ले लिया है, इसमें हमारे नौजवान हैं जिन्होंने ये वॉलंटियर ये इनिशिएटिव ले लिया है कि हम अपनी गाँवों की सफाई करें, ये मुबारकबादी के मुस्तहिक है। पंजाब के लोगों ने फैसला किया है कि अगर प्रकृति ने उन्हें खूबसूरत गांव दिया है तो उसकी रक्षा गांव वालों को ही करनी होगी। लाउड स्पीकर भी इसमें रखा है और ट्रैक्टर वगैरह भी का इंतजाम भी किया है, तो इसमें ज़बरदस्त योगदान दिया है, सबों ने दिया है, तो हम सबों की भी मशकूर है जिसमें इसमें इनिशिएटिव दिया, योगदान दिया। क्या गवर्नमेंट को चाहिए कि इन कामों में जो है, हाँ, ये हर गाँव में होना चाहिए, हर गाँव में सफाई रहेगी, ताकि ये बीमारी से भी नजात रहे। तो अक्सर बेशतर इसी कूड़ा करकट की वजह से इंसान बीमार रहता है, तो इसमें बीमारी से भी दूर रह जाए। कश्मीर की वादियों से निकला ये सफाई संदेश है आज पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया है कि स्वच्छता केवल सरकार की नहीं, बल्कि समाज की भी साझी जिम्मेदारी है, जिसमें भागीदारी निभाने के लिए हर किसी को आगे आना चाहिए। अनंतनाग से अशरफ फारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।